हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को ऑलरेडी दे रखा है। तो आज की क्लास में हम उसके आगे जो भी चीज़ें हैं, किस तरीके से क्या एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस किस तरीके से आ सकते हैं, क्या क्या उसके रीज़न है और किस तरीके से वेरिएशंस आने के चांसेस बनते हैं, वो सभी चीज़ें आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, आप लोग जुड़े रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले क्लासेस में हमने जो पिछली क्लास ली थी मैंने, उसके अंदर मैंने 3 टर्म बताए थे। आपको वेरिएशन बताया था, आपको इवोल्यूशन बताया था, और हेरिडिटी किसको कहते हैं, आनुवंशिकता किसको कहते हैं वो बताया, इवोल्यूशन किसको कहते हैं वो बताया, और वेरिएशन क्या होता है ये चीज़ें मैंने पिछले क्लास में क्लियर कर दी रखी थी। तो आज की क्लास में एक टर्म आया आपका बुक के अंदर, आपको पढ़ना है जेनेटिक्स। अब ये जेनेटिक्स क्या चीज़ है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो जेनेटिक इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यह जो हमारे बायोलॉजी की एक शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, यानी कि हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और वेरिएशन जो कि चेंजेस आ रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, उसके अंदर उसके क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किस समय में आ रहा है, कितने टाइम ड्यूरेशन के बाद आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम जिस ब्रांच के अंदर पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में, उस ब्रांच का नाम क्या है, जेनेटिक्स। हिंदी में उसी को हम अनुवंशिकी कहते हैं। ये अनुवंशिकी का जो टर्म है ये सबसे पहले विलियम वाटसन नाम के एक वैज्ञानिक रहे, इन्होंने दिया था। जेनेटिक्स की खोजकर्ता जिसको बोलेंगे हम, या फिर जेनेटिक्स का टर्म देने वाले जो हैं वो विलियम वाटसन है। इन्होंने दिया था 1906 में, यानी 1906 में इन्होंने जेनेटिक्स का खोज किया कह सकते हैं, या फिर उसका टर्म दुनिया के सामने लेके आए, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब पिछले क्लास में हम लेके थे कि वेरिएशन होता है, ठीक है। मतलब पिछले जनरेशन से अभी के जनरेशन में कुछ चेंजेस हुई थी। मैंने उदाहरण दिया था जैसे बंदरों की पूंछ होती थी, अब हमारे जो है पूंछ नहीं है। तो ये जो टर्म मैंने बताया था, ये उदाहरण जो मैंने बताया था, आखिर क्यों नहीं है उदाहरण, ये जो पूंछ की बात जो हो रही है, टेल्स की बात हो रही है, ये क्यों नहीं है। अब इसको हम समझेंगे कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, क्या क्या कारण है, रिप्रोडक्शन के दौरान ऐसा क्या होता है जिसके कारण जो आने वाली संतति है, ऑफस्प्रिंग्स हैं, उनके अंदर ये जो वेरिएशंस हैं ये हो जाते हैं, हेरिडिटी नहीं रह पाती, हेरिडिटी के रूप में वो गुण नहीं आ पाते, उसका रीज़न क्या होता है। तो चलिए समझते हैं आगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये मैंने पिछले क्लास में भी थोड़ा सा बताया था, बट उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मैंने फिर से इसको यहाँ पे रखा है। बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रिप्रोडक्शन 2 तरह से होते थे, एक एसेक्सुअली और दूसरा सेक्सुअली। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई सिंगल पेरेंट की जरूरत पड़ती थी, अकेला कोई पेरेंट जो था वो अपने बच्चे को जन्म कर सकता था, दुनिया में ला सकता था। लेकिन अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पे 2 पेरेंट्स की जरूरत पड़ती थी, एक मेल की एक फीमेल की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे आप अमीबा को ले लीजिए, प्लानेरिया को ले लीजिए, हाइड्रा को ले लीजिए, या इस तरीके से सैकड़ों हजारों जीव हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसमें हमने आपको बताया था कि एक अमीबा जो है ये क्या करता है कि ये मैच्योर होने के बाद ऑटोमेटिकली इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन बाइनरी फिजन के द्वारा ये 2 अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है, और ये 2 टुकड़े फिर से ये अपने 2 टुकड़े बनाते हैं, फिर अपने 2 टुकड़े बनाते हैं, और इस तरीके से इनका जनरेशन जो है आगे की ओर बढ़ता जाता है। यहाँ पर 2 गैमेट्स की जरूरत है। यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे, 2n जो क्रोमोसोम थे, वो यहाँ पे भी डायरेक्टली आए और यहाँ पे भी डायरेक्टली आए। यहाँ पे भी आपको वही क्रोमोसोम देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ भी और यहाँ पे भी, है ना। दोनों तरह के क्रोमोसोम्स जो हैं इनके अंदर डायरेक्टली जाएगा। लेकिन बात करें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर अगर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा होगा, लिंग निर्धारण, तो वहाँ पे आपको पता है कि एक व्यक्ति के अंदर, किसी भी मनुष्य के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
टोटली एक व्यक्ति, फादर के पास भी 46 है और यहाँ पर भी मदर के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन क्या होगा कि जब गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे यानी कि स्पर्म या ओवम का निर्माण होगा, गैमेटोजेनेसिस जब होगा तब क्या होगा कि यहाँ पर ये डुप्लीकेशन, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हाफ हो जाते हैं इनके क्रोमोसोम्स। तो जो स्पर्म होगा उसके अंदर टोटल संख्या कितनी होगी, 23 होगी, और मदर के अंदर जो ओवम का निर्माण होगा वहां पर भी 23 क्रोमोसोम्स होंगे, है ना। अब देखिए कि 23 क्रोमोसोम्स पिता के और 23 क्रोमोसोम्स माता के, और ये दोनों मिलके एक नए संतति का निर्माण करते हैं जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको हम जाइगोट के नाम से बोलते हैं, इम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं इसको। पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद इम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। तो ये जाइगोट के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए गए। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि यहाँ पर तो बिल्कुल सेम एक ही जो पेरेंट सेल था, उस पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हुआ। तो एक ही चीज में से 2 चीज अलग अलग करते हैं। जैसे मैंने उदाहरण में आपको बताया था कि गुलाब के पौधे का अगर हम एक भाग काट के उसको अलग कहीं उसको ग्रो करते हैं, तब क्या हो रहा है कि जो गुण उसके पेरेंट सेल के अंदर था वही गुण उस छोटे से जो प्लांट होंगे उनके अंदर देखा जाएगा। लेकिन बात करें यहाँ, तो यहाँ मदर के कुछ और मतलब जो फादर और मदर कभी एक घर से नहीं होते। आपको पता होना चाहिए कि जब हमारी शादियां होती हैं तो शादियों में ऐसा नहीं होता कि मम्मी पापा भाई बहन थे शादी हो गई, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ। फादर का कल्चर, उसका बिहेवियर, उसका सोच, उसका सब कुछ, परवरिश बिल्कुल अलग होती है। मदर एक अलग परिवार से आती है, उनका क्रोमोसोमल इफेक्ट अलग होता है। और जब दोनों कल्चर, दोनों का जो पूरा हैबिटेट है, जब ये मिलेगा तो इनके क्रोमोसोम्स के अलग नेचर, इनके क्रोमोसोम्स के अलग नेचर। अब ये गुण जब आएंगे बच्चों में तो कुछ गुण उसके पिता के होंगे, कुछ गुण उसके माता के होंगे। हो सकता है कि बच्चे का नाक अगर पिता से मिल रहा है तो बच्चे का होठ जो है मम्मी से मिल जाए। हो सकता है कि उसके बाल के कलर और उसके जो डिजाइन है अगर वो पापा से मिल रहे हैं तो बाकी जो बॉडी का शेप है वो मम्मी की तरह आ जाए। तो बच्चे के अंदर एक बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलता है ना, जो कि हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं मिल रहा था। तो बेसिकली अगर पूछा जाए आपसे कि वेरिएशन के चांसेस किस तरह के रिप्रोडक्शन में ज्यादा होंगे, तो वो होंगे, आप खुद बताइए कि एसेक्सुअल में होगा या फिर सेक्सुअल में होगा। नॉर्मल सी बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज्यादा होंगे, बदलाव ज्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ से तो बॉडी कट, अब मान लीजिए कि इसी चीज को हम कट पेस्ट कर दें, यहाँ से कट कर दें इसको हम, बाइनरी फिजन आपने पढ़ा होगा, मैंने पीछे भी वीडियो में बता रखा है कि ये क्या करते हैं, ये इसका इस तरीके से ये हो जाता है, ये जो अमीबा है ये इस तरीके से बढ़ जाता है आपका, और ये जो इसका न्यूक्लियस है ये बड़ा हो जाता है, और न्यूक्लियस बड़ा होने के बाद फिर ये आधा न्यूक्लियस इधर, आधा न्यूक्लियस इधर, और ये बाइनरी फिजन करके 2 अमीबा का निर्माण कर देते हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि पूरा पेरेंट सेल एक ही है, तो इसके अंदर वेरिएशन का कोई चांसेस बनता ही नहीं है, क्योंकि जो स्यूडोपोडिया इसके अंदर वही स्यूडोपोडिया इसके अंदर, जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर वही साइटोप्लाज्म इसके अंदर, जो न्यूक्लियस यहाँ वही न्यूक्लियस यहाँ, तो यहाँ पे कुछ भी वेरिएशन का चांसेस बनता ही नहीं है। लेकिन बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे फादर का बिल्कुल अलग है, उसका पूरे गुण, उसके कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग हैं, मदर के कैरेक्टर्स अलग हैं, तो बच्चे के अंदर जो वेरिएशंस आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो वेरिएशन के चांसेस हैं ये ज़्यादा होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि वेरिएशंस किस किस कारण से होता है, उसके काउजेस क्या क्या हैं वो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि वेरिएशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो जब हमें सीधा सीधा सिंपली पता चल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, तो आखिर क्या क्या काउजेज हैं उसके, वो हम जानेंगे कि किस काउज से
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशन की जो चांसेस है वो ज़्यादा होती हैं। तो सबसे पहला है कि चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए गैमेट फॉर्मेशन के समय जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम है और गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि ये 23 में बढ़ जाते हैं, है ना। अब ये कौन से क्रोमोसोम जो है गैमेट फॉर्मेशन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के दौरान कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं इसमें भाग लेंगे, इसका तो कोई अता पता है नहीं। तो इसीलिए सबसे पहला कारण बनता है यही कि जो क्रोमोसोम्स के सेपरेशन होती है यानी कि 46 to 23 के रेप्लिकेशन जो हो रहा है, ये रेप्लिकेशन में कौन से आपके जो क्रोमोसोम हैं वो भाग लेंगे, कौन से नहीं लेंगे, ये एक चांस के थ्रू होता है। वही चीज़ बताया गया है कि चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अगला कहता है कि क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मेयोसिस। अब मेयोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि एक गुण जो है वो दूसरे गुण के साथ अटैच होता है ना। जैसे देखिए बात करें तो डीएनए जो है हमारा, इस तरह की डीएनए बनती है ना। डीएनए का स्ट्रक्चर इसी तरह का होता है, 2 धागों से मिलके 2 थ्रेड से मिलके बना होता है डीएनए। इस डीएनए पे पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या है, ठीक है। यही 46 क्रोमोसोम इसी डीएनए पे पाए जाते हैं और इस क्रोमोसोम के अंदर जो है सबसे पहले मैं कहाँ पे लिखूं, डीएनए यानी कि डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम और क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं जीन्स, ठीक है। तो ये जो जीन्स होंगे वो किस तरीके से, ये जीन क्या करते हैं, यही जीन जो है वो हमारे गुणों को ढोने का काम करते हैं और ये पाए जाते हैं क्रोमोसोम्स पे। तो जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रोमोसोम्स क्या करते हैं कि एक गुण वाले जीन्स वाले जो क्रोमोसोम्स हैं दूसरे गुण के साथ जब अटैच होते हैं तो वो क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और ये क्रॉसिंग ओवर आपको पढ़ना है 12th में जाके, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। लेकिन चूंकि हम यहाँ पे 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे केवल इतना जानिए कि क्रॉसिंग ओवर के समय जब मेयोसिस होगा तो वहाँ पे जीन सेपरेशन जो होंगे उसके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि एक जीन्स जो है वो दूसरे जीन के साथ अटैच हो रहा है तो वहाँ पे एक नया गुण जो है वो निकल के सामने आता है। तीसरा जो है चांस कमिंग टुगेदर टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन के बीच टाइम में माँ का कौन सा गुण जो है वो पिता के कौन से गुण के साथ वैरी कर रहा है, अटैच हो रहा है, जिसके कारण भी वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और चौथा जो है म्यूटेशन अल्टरनेशन इन द जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल हमारे जीन्स होते हैं और ये जीन्स जो हैं वो किस तरीके से म्यूटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से टूट के एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो उसको हम जीन म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। तो जीन म्यूटेशन का जो अल्टरनेशन होगा वो किस तरीके से हो रहा है मदर और फादर के क्रोमोसोम्स के बीच में, उस पर भी डिपेंड करता है। तो वेरिएशंस के ये मुख्यतः 4 रीजंस हैं। इसको अगर आपको क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो हम इन चारों पॉइंट्स को नोट करेंगे। पहला होगा चांस सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के ये गैमेट फॉर्मेशन के ये दोनों एक ही चीज़ है। क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस, चांस कमिंग टुगेदर टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए कि इसको हिंदी में हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन क्या है कि जब निषेचन कहते हैं जब हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन जब होता है तो दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बीच में जब क्रोमोसोम किस तरीके से क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो उसके कारण भी वेरिएशंस देखे जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिनके अंदर वेरिएशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो काउज होते हैं इसके बारे में बताया गया। तो आई थिंक आपको यहाँ तक आज की क्लास जो है काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंडल्स के लॉ के बारे में कि मेंडल्स ने किस तरीके से ये प्रूव किया कि कैसे जब दो जो पेरेंट्स होते हैं जब आपस में मिलते हैं तो उनके आने वाली संतति होगी वो किस तरह की होगी, उनके अंदर कौन से गुण देखे जाएंगे, उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मेंडल्स लॉ की थ्योरी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।